लोकसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण का मतदान आज हो चुका है। बीजेपी पिछली बार इस पांचवें चरण में बीजेपी ने जो किया था, क्या वही इतिहास बीजेपी इस बार भी दोहरा पाएगी या इस बार इंडिया अलायंस कुछ बड़ा कर सकता है, यानी फेरबदल कर सकता है कह सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस बार क्या इंडी गठबंधन कुछ बड़ा कर सकता है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह मेरे साथ है अरुण चौबे सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पोल पंच कार्यक्रम में। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि वो टक्कर दे रही हैं सीधी भारतीय जनता पार्टी को, तो ममता बनर्जी और आज की जो 7 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, ये कैसे बीजेपी को कैसे टक्कर देंगी? धन्यवाद नरेश। मैं आपको बताऊं कि जो 5th फेज है, इसमें तकरीबन आज के इस फेज के संपन्न होने पर तकरीबन जो है 78% जो है वो हो जाएगा और 427 सीट्स पे लोगों के जो फेट जो है सील हो जाएंगे उसमें ईवीएम में। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है 3 है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। महत्वपूर्ण राज्य 3 है जिसमें कि चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र का आखिरी फेज है जिसमें आज की 13 सीट के बाद में वहाँ पर इसके बाद चुनाव नहीं, वहाँ की 48 सीट्स पे चुनाव हो गया आज के बाद। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। तो इन तीनों जगहों पर, इसमें खासकर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तीसरी जगह मैंने कहा बिहार, ये तीनों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तीनों में ही अगर इंडिया ब्लॉक अच्छा करना चाहता है तो उसे अच्छा करना पड़ेगा। अदरवाइज बिहार में पिछली बार वो लोग क्लीन स्लेट थे, उनको जो है एक क्लीन स्लेट आप कह सकते हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिला था। वेस्ट बंगाल में जो है आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की अच्छी सीट्स आई थी और महाराष्ट्र में जो है बीजेपी और शिवसेना ने साथ में उन लोगों ने क्लीन स्वीप किया था एक तरह से देखा जाए। लेकिन सर महाराष्ट्र में तो इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है क्योंकि शिवसेना के 2 हिस्से हो चुके हैं, एक हिस्सा बीजेपी के साथ है और एक हिस्सा यहाँ इंडिया अलायंस में है। तो उसमें इसीलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र में जो है आप देखेंगे कि 13 में से 11 के करीब सीट जो है इस अलायंस ने जीता हुआ था, बीजेपी प्लस आप यूँ कह सकते हैं शिवसेना ने। तो बीजेपी को उसमें डिफेंड करना है, इस बार डिफेंड ये करना है कि जिस तरह से उन्होंने मैक्सिमम पिछली बार जीता था उसको रिटेन करना है। उसमें खासकर 6 मुंबई की सीट्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अर्बन एरियाज में जो है शिवसेना भी डोमिनेट करती है, बीजेपी भी डोमिनेट करती है। माफ कीजिएगा, आपने वेस्ट बंगाल से शुरू किया था लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात पहले कर रहा हूं। हम लोग महाराष्ट्र की ही बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में जो 6 सीट है मुंबई की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया, उसमें से बीजेपी ने जीता था 3 और 3 के करीब जो है शिवसेना में ने भी जीत रखा था। तो शिवसेना और बीजेपी दोनों का अर्बन वोट बैंक जो है उसमें डोमिनेट करते हैं। उसमें आप देखेंगे कि शिवसेना डिवाइड हो चुकी है, एक नाथ शिंदे की सेना है और उद्धव की सेना है। उद्धव लगातार जो है धोखे और इमोशनल कार्ड की बात कर रहे हैं। तो उद्धव को अगर जीतना होगा तो जो महाविकास अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी में उनका जो परंपरागत वोट बैंक है, प्रो हिंदू वोट बैंक, उसके साथ में कांग्रेस एनसीपी का वोट बैंक लेने के साथ में जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, जो कि अच्छा खासा वोट बैंक मुंबई की जो 6 सीट है उसमें अच्छा खासा बिल्कुल है। हर सीट में लगभग 20 से 25%, कहीं पर ज्यादा भी हैं, तकरीबन 20 हम एवरेज मान लेते हैं परसेंटेज। तो अगर वो इन मास वोटिंग होती है उस अलायंस के लिए, वो लोग जो है शिवसेना की तरफ न देख के इंडिया ब्लॉक को वोट करते हैं, ये मान के कि हमें जो है बीजेपी के एंटी वोट करना है, तब वो सीट फिर जो है बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जैसा कहा कि ये स्विंग स्टेट एक कहा जाता है। महाराष्ट्र की 48 सीट्स में से 13 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। साथ ही एक और सीट की मैं भी चर्चा करना चाहूँगा, थाने सीट। थाने सीट जो है एक नाथ शिंदे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाथ शिंदे का वो एक तरीके से कहिए शिवसेना में रहते हुए उनके एक मेंटोर हुआ करते थे आनंद दिघे, जिनके साथ में ही आनंद दिघे ने ही साथ में ये आगे बढ़े उनकी मेंटोरशिप में। तो वो उस रीजन में जो है, और आनंद दिघे के बारे में मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि वो अंडर प्रिविलेज्ड के नेता कहे जाते थे। तो और ये भी एक नाथ शिंदे भी जो है वो अपनी जो कहानी कहते हैं उसमें कहते हैं पहले वो ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे। तो इस तरह से वो उस सेगमेंट से आते हैं, जमीनी लड़ाई लड़के आगे बढ़े हैं। 25 साल से उस रीजन में उन्होंने काम किया है। वो रीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए वहाँ जीतना, क्योंकि वहाँ से जो है उस थाने रीजन में तकरीबन 18 असेंबली सीट आती हैं। 18 असेंबली सीट का मतलब है कि उन्हें अगर अक्टूबर में चुनाव जीतना है, उनको जो अपनी सरकार को बनाए रखना है असेंबली में,
तो थाने रीजन भी जीतना होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि समग्र मिला के अगर हम कहें तो महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीतिक लड़ाई के लिए, इन तीनों इंडिया ब्लॉक के लिए वर्सेज बीजेपी यानी एनडीए के लिए। उसके बाद हम लोग अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, बिल्कुल सर जी, तो वेस्ट बंगाल की जो 7 सीट हैं उसमें से 3 सीट जो है बीजेपी ने पिछली बार जीत रखी थी। उसमें से 3 सीटें जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको तो जीतना ही है। उसके बाद ये लोग अपनी संख्या किस तरह से बढ़ाते हैं ये महत्वपूर्ण है। उसमें से एक सीट का जिक्र करूंगा, बैरकपुर से अर्जुन सिंह जीते थे पिछली बार 2019 में, और वो फिर से टीएमसी चले गए थे, फिर लौट के आए हैं, उनको फिर से बीजेपी उनको लड़ा रही है उसी सीट से, बैरकपुर से। तो उनके पीछे जो है उनके साथ में अगर देखा जाए उनका वो गढ़ रहा है, पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं वो, और उनके साथ में उनकी लिगेसी है कांग्रेस की, उनके पिताजी की भी। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो अर्जुन सिंह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अगर दक्षिण भारत के बाद, तमिलनाडु के बाद अगर कोई ऐसा स्टेट है तो वो पश्चिम बंगाल ही है, जहाँ बीजेपी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है इस चुनाव। जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उन लोगों ने जिस तरह से 2014 से 14 के 2 MP से लेके और 19 में 18 MP तक पहुंचना छोटी बात नहीं थी। उसमें जो है VHP से लेके RSS ने जिस तरह से ग्राउंड रूट पे काम किया, उन लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे काम किया था, तो उसमें उन लोगों को जिस तरह से मेहनत थी उस तरह से सफलता भी मिली है। तो उसमें इस बार इसीलिए बीजेपी खासा उत्साहित है कि वो जो है 30+ करेगी। बिल्कुल। और ममता बनर्जी इस अटैक को, इस कंसोलिडेशन को देखते हुए ही, बीजेपी के कॉन्फिडेंस को देखते हुए ही, आपको याद होगा कि उन्होंने जो है अलायंस नहीं किया है। उनका जो सबसे कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, जो माइनॉरिटी सेगमेंट का मुस्लिम वोट बैंक है, 30% तकरीबन। लेकिन सर वोटिंग के दौरान ही ममता बनर्जी का कहना कि हम इंडिया अलायंस को बाहर से समर्थन देंगे, तो क्या फायदा होगा इस चरण में इसका? बाहर से करने का मतलब ये था, क्योंकि देखिए उनके साथ में भी दुविधा वाली स्थिति है। वेस्ट बंगाल में वो CPM और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही हैं। आपको याद होगा कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ अभी खरगे ने बोल दिया 2 दिन पहले। तो वहाँ कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहाँ पर जो है उनका जो पोस्टर था उसके ऊपर कालिक छिड़क दी गई, उसके बाद उसको साफ कर दिया गया, उस पोस्टर को ही हटा दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि आपस में ही जो है कांग्रेस में जो है एक फ्यूड चल रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो है सबसे मजबूत नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जो उनको चाह के भी कांग्रेस उनका मुंह चुप नहीं करा पाई, वो शांत जरूर हुए, और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ये भुगतना पड़ा कि उनका जो है ममता बनर्जी के साथ में अलायंस नहीं हो पाया। आपने वेस्ट बंगाल में देखा, अदरवाइज अगर ये लोग साथ में मिलकर लड़ते तो मुझे लगता है ये लोग बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल सर, अगर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के दोनों राज्यों की हम बात करें, तो अगर मान लीजिए कि बीजेपी को अगर महाराष्ट्र से घाटा भी होता है तो वेस्ट बंगाल से उसकी भरपाई की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है वहाँ पर। हाँ, ये इसीलिए मैंने कहा, इसी वजह से जो है ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट के दूसरे मायने निकाले जा रहे हैं जो उन्होंने कहा, लेकिन उससे उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी पहले 1999 में जो वाजपेयी जी की सरकार थी उसमें रेलवे मिनिस्टर रही हैं, तो इस वजह से ऐसा नहीं है, कोई अछूत नहीं है राजनीति में। कांग्रेस बीजेपी भले ही 2 धुरी हैं, लेकिन जो राजनीति में बाकी अलायंस पार्टनर हैं उसमें वो कोई अछूत नहीं है। तो ममता बनर्जी अगर इधर आ भी जाती हैं, इस तरह के लोग जो कयास लगा रहे हैं, तो उसको अभी प्री मैच्योर है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस तरह की जो संशय पैदा हुए आपस में कांग्रेस पार्टी में ही, अधीर रंजन जैसे चौधरी जैसे नेताओं का ही कहना है, या CPM के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो राजनीति का एक फैक्ट है, उसे डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल तो बनती हुई नहीं दिख रही। बिल्कुल सर, अब बिहार की बात करते हैं। सर बिहार में क्या इस बार RJD कुछ कर पाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत जोशीले नजर आ रहे हैं, लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, और उनका दावा है कि इस बार वो अच्छे खासी, क्योंकि विधानसभा में देखते हैं कि RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाती कुछ खास। देखिए अब की इस बार जैसे अभी 1 दिन पहले उन्होंने RJD ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग इंडिया ब्लॉक 300 पार हो रहा है। तो कह देना और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क है। आपको याद होगा कि पिछले 2019 के चुनाव में जिस फेज में हम लोग बात कर रहे हैं 5 सीट की बात है, जो कि सीतामढ़ी है, मधुबनी है, और मुजफ्फरपुर है, और सारण, और 2 और सीट हैं, हाजीपुर और हाजीपुर। तो ये 5 जो सीट हैं, इसमें से जो है RJD एक भी सीट नहीं जीते थी, या यूं कहिए अपोजिशन को एक भी सीट नहीं मिला था। ये सभी सीटें बीजेपी ने जीती हुई थी, और प्लस हाजीपुर से जो अब रामविलास पासवान जी जीते हुए थे, जो कि अब नहीं रहे।
तो उनकी जगह जो है इस बार चिराग चुनाव लड़ रहे हैं। सारण में आप कह सकते हैं कि आरजेडी अच्छा चुनाव लड़ रही है। सारण में चूंकि राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी में मिनिस्टर भी रहे पिछली सरकार में, तो वो जो वहाँ से लड़ रहे हैं, वो 2 बार 2014 2019 दोनों में, एक बार उन्होंने राबड़ी देवी को हराया और दूसरी बार लालू प्रसाद के जो समधी थे दरोगा राय, जिनकी लड़की से लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे की शादी हुई थी, बाद में डाइवोर्स हो गया, तो दरोगा राय वहां से चुनाव लड़े थे, दोनों लोगों को हराया उन्होंने। इस बार चूंकि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, जो कि उनकी बेटी, आपको पता होगा कि वो किडनी देने के बाद में बड़ी चर्चा में आई, तो वो पिता पुत्र का जो आपस का जो संबंध है, उसकी जो इमोशनल स्टोरी है, उस इमोशनल कार्ड को भी लोग एक तरह से भुना रहे हैं वहाँ पर, कि लड़की जो है अपने बाप के लिए कैसे जो है समर्पित होनी भी चाहिए, समर्पित। तो लेकिन राजनीति थोड़ी सी क्रूर होती है, आप जानते हैं। राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर किस तरह से आरजेडी जो है राजीव प्रताप रूडी को वहाँ पर हरा पाएगी, अब ये 4 जून को ही पता चलेगा। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर आज जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा, जितने फेज हुए हैं सबसे बड़ा चुनाव कह सकते हैं इसे, क्योंकि सबसे हॉट सीटें इस चुनाव में हैं, क्योंकि लखनऊ से राजनाथ सिंह हैं, अमेठी से राहुल गांधी हैं, स्मृति ईरानी हैं, कैसरगंज से करण भूषण सिंह हैं, बृजभूषण के बेटे, तो 4 सीटें तो यहाँ पर बहुत। हाँ, आपने सही कहा, 14 में से जो 10 सीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो कहूँगा इसमें से जो है ज़्यादातर सीट बीजेपी जीती ही थी, सिर्फ रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो ये देखा जाए तो पिछले में भी उसके पिछले में ही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि एक सीट अगर रायबरेली भी हारते हैं तो बिल्कुल क्लीन हो गया मामला, वहाँ पर जो है क्लीन स्लेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात बता दूं कि जैसा आपने कहा, लखनऊ है, अमेठी है, रायबरेली है, ये 3 महत्वपूर्ण, कैसरगंज है, लेकिन इसी में आप कहूँगा कि 2 यूनियन मिनिस्टर और हैं। मोहनलालगंज लखनऊ के बगल में एक शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से कौशल किशोर जी जीते थे, वो मिनिस्टर रहे हैं इस कैबिनेट में। दूसरी साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि फतेहपुर से, जो कि कानपुर देहात के बगल का जो है एरिया आता है, वहाँ से वो जीती थी, तो 2 मिनिस्टर भी हैं। लेकिन इसमें एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहूँगा, इस चुनाव में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर एक ऐसा रीजन जो बुंदेलखंड रीजन लगातार बीजेपी को वोट कर रहा है डेवलपमेंट की आशा में। वहाँ पर 4 जिले आते हैं, उसमें 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ पर हो रहा है, जालौन है, झांसी है, बांदा है, हमीरपुर, मुझे याद आ गया, हमीरपुर, ये चार कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि जिसके ज़्यादातर एरिया ये जो है बुंदेलखंड का कवर करती है। बुंदेलखंड जो है रीजन, आप जानते हैं कि वहाँ पर ड्राउट प्रोन एरिया हुआ करता था, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त था। एक बार जो है कांग्रेस रेजिम में जो है क्राइसिस वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी, तो वहाँ का रीजन, वहाँ से ज़बरदस्त पलायन, वहाँ के लिए बेरोजगारी, वहाँ के लिए जो भूखमरी से निजात पाने के लिए, उसमें फ़िलहाल 2 प्रोग्राम तो बहुत कारगर सिद्ध हुए। आप देखेंगे कि जो गरीबों को राशन लगातार मिल रहा है राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कम लोग भूखमरी के कगार पे नहीं जा रहे हैं। प्लस किसान, जो छोटे किसान हैं, मजदूर लोग हैं, उनको जो छोटी जोत वाले हैं, उनको जो किसान PM किसान जो वो मिल रहा है योजना के तहत, ईयरली मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर वहाँ की गरीबी को कुछ हद तक रोकने में वो सफल हुई हैं। लेकिन बीजेपी का उसमें इस बार उन 4 सीट, उन सभी सीट्स पे दबदबा रहेगा, जीतेगी, ये भी देखना वहाँ पर चैलेंज है जी। तो कुल मिलाकर सर ये मान सकते हैं कि जो ये चरण है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस, उड़ीसा के इंडिया अलायंस के लिए पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इस बार अगर देखिए एनडीए के सामने चैलेंज है कि जो जीता था पिछली बार, जो उन्होंने सब रिकॉर्ड सीट जीती थी इस फेज की, उसको बनाए रखना है। इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें से मैंने जैसा कहा कि जो भी सीट जीती थी उन्होंने टीएमसी ने जीती थी, तो जो कांग्रेस के लिए जो है अपने एक तो उस सीटों में नंबर को बढ़ाना है, चाहे वो महाराष्ट्र से आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए या बाकी स्टेट हैं, क्योंकि इसमें आप देख लेंगे कि झारखंड भी शामिल है, झारखंड की 3 सीट 5 सीट शामिल है, उड़ीसा की 3 सीट शामिल है। तो ये सब भी जो छोटे छोटे स्टेट हैं, इनमें भी जो है कांग्रेस को अपनी बढ़त बनाए रखनी होगी, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। तो देखिए आज की जो वोटिंग है वो ये दिखाती है कि इस चरण में भारतीय जनता पार्टी क्या अपने आप को पहले की तरह मजबूत कर पाएगी या उनके सामने कोई चैलेंज होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे और 4 जून को आपको पता लगेगा कि 5वें चरण में जिन जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई उनमें कौन जीता।
और कौन हारा, यह आपको 4 मई को पता चलेगा। फिलहाल आज हमने जो चर्चा की वो 4 बड़े राज्यों की, जहां पर आज वोट डाले गए। हालांकि वोट 8 राज्यों में डाले गए, हमने 4 बड़े राज्यों की चर्चा की और इसके जो नतीजे आएंगे, जब नतीजे आएंगे तब हम आपको नतीजों के बारे में बताएंगे। लगातार आप पोल पंच के साथ जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com।